Good morning, students. How are you? Once again, I am here with the new topic, Class 8, History, our past, third, chapter third, part of second. स्टूडेंट, हमारे चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है। और हमने इस चैप्टर को कहाँ तक पढ़ा, जहाँ तक इसमें कलमकारी प्रिंट किया हुआ है और छपे वाली जो प्रिंट की हुई थी वहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि ए फेमस पोइट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th century Britain, there is one thing common in the two prints. Both use a rich blue color commonly called indigo. Do you know how this color was produced? तो स्टूडेंट, इसमें बताया गया कि हमें ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध कवि थे और कलाकार भी थे। वो कौन थे? विलियम मॉरिस थे, जिसके द्वारा क्या बनाए गए थे? फूल वाले छापे बनाए गए थे। और दोनों ही जो छापे थे उनमें एक बात बहुत ही कॉमन थी और समान थी उनमें, कि दोनों में ही क्या किया गया था? डार्क कलर यूज किए गए थे। और इस डार्क कलर को जो है क्या कहा जाता था? नील कहा जाता था। डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड? कि क्या आप जानते हो कि ये जो कलर है वो कहाँ से आया था, कहाँ से पैदा किया गया था? सो द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो। तो हमने क्या देखा, इसमें हमें बताया गया है कि ये जो इन छापों में जो कलर किया गया था, नीला कलर दिखाई दे रहा है आपको दोनों प्रिंट में। तो इसमें क्या था कि जो नील कलर था वो नील नाम के एक पौधे से निकाला गया था, ठीक है। It is likely that the blue dye used in the Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि ये जो है, इस बात से जो ये पौधा था नील का, इससे नील कलर निकाला जाता था। और इस बात जो है इसकी बहुत ज़्यादा क्या थी, संभावना थी कि जो 19वीं सदी थी, 19th सेंचुरी, उसमें ब्रिटेन के एक मोरिस के जो छापे थे उसमें इस्तेमाल किया गया था नीला रंग, ठीक है। जो भारत में क्या था, नील का पौधा था, उससे तैयार किया गया था। और उस समय भारत जो है वो दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। मतलब कि वो जो नील का जो पौधा था वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? उस समय भारत में ही होता था। सो वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? इसने बोला यहाँ पे, हमें क्या बोल रहा है कि जो भारतीय जो नील थी उसकी मांग क्यों थी? अब जो भारत में पैदा हो रहा था हमारे पास नील का जो पौधा और जो नील कलर, उसकी मांग ज़्यादा क्यों हो रही थी? तो इसकी मांग इसलिए हो रही थी कि जो नील का पौधा जो है वो क्या था कि द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमली इन द ट्रॉपिक्स बाय द 13th century Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. तो हमें क्या बोला है इसमें? हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नील का पौधा था वो मुख्य रूप से कहाँ उगता था? जो उष्ण कटिबंधीय जो इलाके होते हैं वहाँ पे ये पौधा ज़्यादा उगता है। और जो 13वीं सदी थी, उस 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और जो ब्रिटेन थे वहाँ पे जो कपड़े बनाते थे वो लोग उत्पादन करते थे। तो उस कपड़े की रंगाई के लिए जो भारतीय जो नील था हमारे पास में पौधा, वो भारतीय नील, उसका कलर का यूज वहाँ पे कर रहे थे वो लोग। तो however, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. हमें क्या बोला यहाँ पे कि उस समय भारतीय जो नील थी उसकी बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ही कम मात्रा में यूरोपी जो मार्केट थे वहाँ पे पहुँचती थी। मतलब कि हमारे पास इंडिया में हमारे पास नील जो है वो उत्पादित होता था, लेकिन उसकी कुछ ही मात्रा तक वो यूरोप बाज़ार में पहुँचता था, क्योंकि वहाँ पे होता नहीं था ना ये कलर, इसलिए। तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई थी,
इसीलिए, और इसीलिए जो यूरोप के जो कपड़ा उत्पादक करने वाले जो थे वो बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक जो एक और पौधा होता है उस पर निर्भर रहते थे, ठीक है। क्योंकि उनके पास क्या था, नहीं था ये इंडिगो नहीं था, नील का पौधा जो था होता है वो नहीं था उनके पास में, तो वो क्या करते थे, नीले रंग और बैंगनी कलर के लिए क्या यूज करते थे, वो जो है वुड जो एक पौधा होता है उसको यूज करते थे वो, ठीक है। हमें अब यहाँ पे क्या बोला गया है इसने, अनदर sorry being a plant of the temperate zones, wood was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. It means यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो ये वुड नामक पौधा था उसके ऊपर ही उनको निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उनको इससे क्या मिलता था, ब्लू कलर और जो आपका पर्पल कलर होता है वो कलर उनको मिलता था। तो जो वुड जो पौधा होता है वो क्या होता है, शीतोष्ण क्षेत्र में ज़्यादा उगता है, जहाँ जैसे मान लो आपके यूरोप है वहाँ पे ये पौधा जो है वो आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे सर्दी रहती है इसलिए। तो उत्तरी जो इटली है और जो दक्षिणी फ्रांस है अपना, और जर्मनी और ब्रिटेन है, उनके कई हिस्सों में क्या होता है, ये पौधा जो है वो उगता है। और नील के साथ जो उनका कंपटीशन चल रहा था उससे परेशान होकर के जो यूरोप के जो लोग थे वो वुड जो पौधा था उसको उत्पादन करने के लिए अपनी सरकार पर दबाव बना रहे थे कि हमें क्या करना है कि वे नील के जो आयात हो रहा था उस पर पाबंदी लगा दे, कि वो बोल रहे थे, उस पर दबाव डाल रहे थे उनके ऊपर सरकार पे कि आप लोग जो हो वो इंडिया से क्या कर रहे हो, नील की जो परचेजिंग कर रहे हो वो उसको बंद कर दे, हम क्या यूज कर लेंगे, इसको वुड को यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर वेरेवर द डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल। बाय द 17th century, European cloth producers pressed their governments to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो उन्होंने बोला कि आप जो है वो नील का आयात करना बंद कर दो, उनको ख़रीदना बंद कर दो, लेकिन कपड़ा जो था उसको रंगने के लिए जो नील का जो कलर था वो ज़्यादा लोग यूज पसंद भी करते थे, लाइक करते थे कि हमें क्या कर चाहिए, नील ही चाहिए। सो नील से जो बहुत ज़्यादा चमकदार और नीला रंग मिलता था उनको, और जबकि वुड से क्या मिलता था उनको, थोड़ा सा हल्का रंग मिलता था, फीका फीका लगता था वो, इसलिए वो लोग जो है उसकी ज़्यादा डिमांड करते थे कि नहीं हमें तो क्या चाहिए, नील का ही कलर चाहिए। और इस वजह से क्या होता है कि 17वीं जो सदी थी उसमें आते आते यूरोपीय जो कपड़े उत्पादक लोग थे वो नील के आयात पर जो पाबंदी लगी हुई थी उसमें ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर ले रहे थे कि अब आप क्या कर सकते हो, आयात कर सकते हो। क्योंकि जो कैरिबियाई जो द्वीप समूह है वहाँ पे जो सेंट डोमिंगो में जो फ्रांसीसी लोग हैं, और ब्राज़ील में जो पुर्तगाली हैं, और जमैका में ब्रिटिश में जो जमैका है, और जो वेनेजुएला में स्पेनिश लोग जो है वो नील की खेती कर रहे थे वहाँ पे। और उत्तरी अमेरिका में भी क्या हो रहा था, बहुत सारे जो उसके पार्ट्स थे, बहुत सारे जो इलाके थे उनमें भी क्या हो रही थी, नील के जो बागान थे वो भी उनके सामने आ रहे थे कि नील का यूज उन पे वो लोग वहाँ पे नील का यूज कर रहे हैं, ठीक है, नील की खेती कर रहे हैं। अब क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ द 18th century द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रो फर्दर। ब्रिटेन began to industrialized and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes, while the demand for indigo increased. Its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources for indigo supply. From where could this indigo be procured? अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो 18वीं शताब्दी जो थी उसके अंत में क्या होता है कि
अंत तक आते आते जो भारतीय जो नील थी हमारी, उसकी मांग और बढ़ गई वहाँ पे। और जो ब्रिटेन में जो लोग उत्पादन कर रहे थे, वहाँ पे उद्योग कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उसका भी क्या हो गया था, उसका भी एरा स्टार्ट हो गया था, युग स्टार्ट हो गया था। और उसके जो कपास होती है, आपकी रुई होती है, उसके उत्पादन में भी क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट हो रहा था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लग गई वहाँ पे। और जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान क्या होता है कि जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो मिलने वाली जो हमें अनेक कई प्रकार की जो चीज़ें थी, वो भी क्या होगी, वहाँ से बंद हो जाती है। और 1783 से लेकर के 1789 के बीच में दुनिया के अंदर दुनिया का जो नील उत्पादन जो है, मतलब जो जितना नील की खेती करते थे लोग, वो क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी वहाँ पे, वो भी क्या हो जाती है, आधी ही रह गई थी। और ब्रिटेन के जो रंगरेज जो थे, मतलब कि वहाँ पे रंगने वाले, छपाई करने वाले, अब वो क्या करने लगे थे, नील की जो आपूर्ति के लिए क्या करने लगे थे, बेचैन हो गए थे, टेंशन में आ गए थे कि किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे वो लोग, कि अब हम क्या करें, किसी और तरीके से हम भाई कस्टमर्स को हैप्पी कर सकें। हम क्या कर सकते हैं, हम नील जो है हमारे पास है नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, नील की जगह किसी और चीज़ का यूज करना चाहिए। तो यहाँ हमें क्या बोला गया है, फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, इट मीन्स यह नील जो है वो कहाँ से मिल सकता था। वो सोचने लगे, दिमाग लगाने लगे अपना, कि ये जो नील है वो कहाँ से मिल सकता था हमें। तो यहाँ देखो, आपको एक ब्रैकेट में आपको एक और मैसेज दिया गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस मैसेज में क्या बोला गया है हमें, जो क्या है हमारा प्लांटेशन है, ठीक है। प्लांटेशन का मतलब होता है प्लांट, प्लांट मतलब पौधा, और पौधे उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, बागान चाहिए, ठीक है। तो बागान बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया हमें, ए लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय ए प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर प्लांटेशन आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, शुगर केन, तंबाकू, टी एंड कॉटन, ठीक है। यहाँ हमें क्या बोला गया है कि जो बागान था उसमें क्या था, ए लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय ए प्लांटर, वहाँ पे क्या किया गया था, एक बहुत ही बड़ा खेत जो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी फसलें वगैरह उगाते हैं। तो ऐसा एक खेत था जिस पर क्या कर रहे थे लोग, जो है वो मालिक बने हुए थे सारे अपने अपने खेतों के ऊपर, और बागान कर रहे थे, ज़बरदस्ती ही काम करवा रहे थे वहाँ पे, कॉफ़ी की, गन्ने की, तंबाकू की, चाय की और कपास की, ठीक है, आदि की। और इस विषय में जो है बागानों का जिक्र भी किया जाता था, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, इट मीन्स अब हमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो भारत जो देश था हमारा, वो भारत में ब्रिटेन की जो दिलचस्पी थी, ठीक है, वो क्यों बढ़ने लग गई थी। अब हमारे पास नील था तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बढ़ना ही था, वो लोग डिमांड कर रहे थे, तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी थी वहाँ पे। तो हमें क्या बोला गया इसमें, फर्स्ट विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन, इट मीन्स यहाँ हमें बताया गया कि यूरोप में जो नील की जो मांग बढ़ रही थी वहाँ पे, उसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या कर लिया था, भारत में जो नील की खेती होती थी उसको बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लग गई। उसको पता चल गया कि भाई हाँ, ये जो खेती होती है वो इंडियन लोग ज़्यादा कर पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और बढ़ाने के लिए रास्ते अपनाते हैं। तो देखो, आपको नेक्स्ट पेज पे एक ड्राइंग दे रखी है, उसमें देखो कैसे ये लोग जो शुगर केन है उसकी खेती के लिए क्या क्या कर रहे हैं अंग्रेज़ लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। इसका मतलब क्या बताया गया हमें बताया गया कि 18वीं सदी जो थी, ठीक है, 18वीं सदी के जो अंत तक जो बंगाल में जो नील हो रही थी, अंत से ही बंगाल में जो नील की जो खेती तेज़ी से फैल रही थी, उसका क्या हो गया था कि जो बंगाल में पैदा होने वाला जो नील था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बाज़ारों में छा गया था, ठीक है। हर जगह किसकी मांग होने लग गई थी, पूरे वर्ल्ड में इंडिगो की मांग होने लग गई थी। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि जो बाज़ारों में छा गया था वो नील, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो 1788 में ब्रिटेन के द्वारा जो आयात किया गया था नील का, हमारे भारतीय नील का, तो उसने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, आपके ब्रिटेन लोगों ने क्या बोला कि हम भी क्या करेंगे, आपके भारतीय नील का हिस्सा बनेंगे, जो कि क्या होगा, हमारा केवल लगभग 30% ही
था वहाँ का, उनका हिस्सा जो हमने इंडियन वालों ने क्या दिया था कि आपको 30% ही हम देंगे। तो 1810 में जो ब्रिटेन लोग थे वो आयात के लिए नील की खेती के लिए जो भारतीय नील का हिस्सा जो था उसको 90% कर रहे थे। ठीक है, तब तक क्या हो गया था, वो 95% हिस्सा उनका हो चुका था। फिर क्या होता है, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रो कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन investing in indigo production. Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. इसमें यहाँ पे देखो बहुत ही खास बात बताई गई है। आपको क्या बताया गया है कि जैसे जैसे नील का जो व्यापार था वो फैलने लग गया था, बढ़ने लग गया था, तो क्या होता है कि जो कंपनी के अफसर थे वो लोग क्या करने लग गए थे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एजेंट के बने हुए थे वो, तो नील के उत्पादन में पैसा लगाने लग गए थे कि भाई हाँ अब हमें क्या हो सकता है, इसमें बेनिफिट हो सकता है, तो वो पैसे लगाने लग गए उसमें। और जब जैसे जैसे समय बीता गया उसके साथ क्या होती है, जो कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, नील के अपने जो कारोबार में पैसे लगाए थे उन पे सबने अपने अपने कारोबार पे, बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। और ध्यान देने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी उन लोगों ने, क्योंकि उनको लगने लगा कि हम नौकरी में इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना हम क्या कर सकते हैं, नील की खेती में हम पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। और जो फिर क्या होता है कि जो उनका जो मुनाफा था वो उम्मीद से में जितनी उम्मीद कर रहे थे वो लोग, तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग जो थे वो भारत आए। मुनाफे की वजह से भारी मुनाफा हो रहा था, तो इस वजह से क्या होता है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भारत आते हैं। और उन्होंने क्या बोलते हैं कि जो नील के जो बागान थे जो लगा लिए थे उन्होंने, और जिनके पास नील की जो पैदावार थी उसके लिए पैसा भी नहीं था, तो उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। अब भाई क्या करने लगे, जिन ऐसे लोग हमारे इंडिया में पता ही आपको कि किसी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था, तो वो लोग क्या करने लगे थे कि अब हम क्या कर सकते हैं, वो स्कॉटलैंड से और इंग्लैंड से इंडिया में आ गए। और फिर क्या बोलते हैं कि हम बागान लगाएंगे, यहाँ पे बागान लगा लिए अपने अपने। और फिर क्या करने लगे, जैसे जैसे नील की जो है वो ग्रोथ होने लग गई, तो फिर क्या करने लगे, वो ग्रोथ होने लग गई लेकिन पैसा नहीं था, तो इस वजह से कंपनी जो थी उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, नए नए बैंक स्टार्ट कर दिए और उनसे लोगों को कर्ज देना स्टार्ट कर दिया कि हम आपको क्या करेंगे, इसके बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं, हम आपको लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। चलो हम इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि द स्लेव रिवॉल्ट इन सेंट डोमिंग अगस्त 1791, पेंटिंग बाई जनवरी Skodolski. In the 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingue in the Caribbean island. The African slaves who worked on the plantation rose in rebellion in 1791, burning the plantation and killing their rich planters. In 1792, French abolished slavery in the French colonies. These events led to the collapse of the indigo plantation on the Caribbean islands. इसमें हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि जो सेंट डोमिंगो था, सेंट डोमिंगो में जो गुलामों की जो बगावत हुई थी, वहाँ पे युद्ध हो गया कि भाई हम क्या करेंगे, आप लोग तो पैसा कमा रहे हो, हम तो क्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। तो अगस्त 1791 में क्या करते हैं वो लोग, जनवरी में एक स्कूदोल्स्की का एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है ना ऊपर वाली, ये जो पिक्चर ये किसकी है, उसी टाइम की है ये पिक्चर। और 18वीं सदी में फ्रांसीसी जो बागान थे वो मालिकों ने क्या किया था कि जो कैरिबियाई जो द्वीप था उसमें क्या था, फ्रांसीसी जो उपनिवेश जो सेंट डोमिंगो था उसने नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया वहाँ पे। और उस बागानों से क्या करने लगे थे, काम करने वाले जो अफ्रीकी गुलाम थे ना, यहाँ पे स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, तो जो वहाँ पे अफ्रीका में जो लोग गुलामी कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, 1791 में बगावत पर उतर आए वो लोग गुलामी करने वाले, है ना। और उन्होंने बागान जला दिए, सबके जितने भी खेती कर रहे थे वो सब जला दिए, और अपने जो मालिक थे उनको भी मार डाला था। और 1792 में जो फ्रांस था उसने क्या किया, अपने
उपनिवेश में एक दास प्रथा समाप्त कर दी थी। पहले क्या होता था कि जो मालिक जिसके पास ज़्यादा पैसे होते थे वो लोग क्या करते हैं, नौकर रखते थे अपने नीचे और उन नौकर को एक दास बोलते, जैसे दास दासी होती है ना, वैसे तो वो प्रथा भी क्या हो गई थी उस टाइम पे, बिल्कुल एंड हो गया था उसका भी। और इन घटनाओं की वजह से क्या हुआ था कि जो कैरिबियाई जो द्वीप था उसमें नील की जो खेती थी वो भी क्या हो गई, ठप हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने आग लगा दी थी ना, जला दी था सब कुछ। इसे जलाने से क्या हो गया, वो नील की खेती वहाँ पे हो ही नहीं पा रही थी। फिर आपको एक नीचे एक और डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको बताया गया स्लेव होता क्या एक्चुअल में। देखो कि ए पर्सन हु इज ऑन्ड बाय समवन एल्स द स्लेव ओनर, ए स्लेव हैज़ नो फ्रीडम एंड इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। इट मीन्स कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दास या फिर स्वामी की संपत्ति होता है। मान लो कि मैंने आपको बताया जैसे कि कोई अमीर लोग होते हैं तो वो उनको नौकर बनाते हैं, तो वो नौकर क्या हो गया, उसकी संपत्ति हो गया एक तरीके से, क्योंकि वो उसके इशारों पे ही काम करेगा। तो गुलाम के पास कोई भी आज़ादी नहीं होती थी, खुद की फ्रीडम नहीं होती थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सके, बाहर आ जा सके, ठीक है। और उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था, जैसे उसके मालिक उनको ऑर्डर देते वैसे वैसे वो अपना काम करते थे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कि जो हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, ठीक है, हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। इसमें बताया गया हमें कि जो नील की जो खेती थी वो कैसे होती थी, कैसे करते थे लोग नील की खेती को कैसे करते थे। तो हमें बताया गया कि देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, नील एंड रेवती, ठीक है, जिसे आप रेयती बोलते हैं, रेयती भी बोलते हैं। विद इन द सिस्टम ऑफ नील कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो एंड इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। ही आइदर बोट द लैंड or rented it from other जमींदार्स and produced indigo by directly employing hired laborers। it means यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो नील की जो खेती थी उसके दो तरीके थे करने के, ठीक है। तो एक तो क्या था आपका निज हो गया हमारा, दूसरा क्या था हमारा रेती था, ठीक है। तो जो निज खेती की जो क्या क्या थी, एक व्यवस्था थी उसकी, एक मतलब अलग से एक व्यवस्था की गई थी कि उसमें जो बागान के जो मालिक थे वो खुद ही अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। ऐसे मान लो कि जिसके पास ज़मीन थी तो वो खुद ही अपनी ज़मीन में क्या करेंगे, उस फसल को उगाएंगे, वहाँ पे नील का उत्पादन करेंगे, उसको उगाएंगे वहाँ पे। और या तो क्या होता था कि वहाँ पे जो ज़मीन खरीद लेते थे कोई लोग, जैसे अभी हम क्या करते हैं मार्केट में अलग अलग सिटियों में क्या करते हैं, अपने प्लॉट लेते हैं फिर उसे मकान कराते हैं। वैसे ही क्या होता था वहाँ पे कोई लोग अगर खुद की ज़मीन परचेज कर लेता था तो उसके पास भी वो राइट होते थे कि वो अपनी ज़मीन में कुछ फसल उत्पादित कर सके, या फिर दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन किराए पर लेकर भी करते थे लोग, और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे, ठीक है। इस तरीके से क्या होती थी, नील की खेती होती थी। अब हमें बोला गया कि द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टीवेशन, इट मीन्स जो नीज की खेती थी उसकी समस्याएं क्या थी, ठीक है। नीज की खेती की समस्या क्या थी, तो समस्या हमें बताना यहाँ पे ये है कि द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑल already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflicts and tension. It means हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि नीज की खेती की समस्या क्या थी, वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स क्या थी। खेती करते थे लोग तो क्या होता था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। तो बागान जो मालिक थे, वो बागान में खेती करने वाले जो मालिक थे, उनको निज खेती का जो क्षेत्रफल था, मतलब कि जितना खेत था उनका, उसको एरिया को फैलाने के लिए मुश्किल आ रही थी। अब भाई उनके पास ज़मीन तो इतनी थी, अब उसमें वो फसल उत्पादित कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हम इसको फैलाएं कितना, उसमें उसको दिक्कत आ रही थी कि उनके पास में प्रॉपर क्या नहीं थी, लैंड नहीं थी। और नील की खेती जो थी वो केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जाती थी, जहाँ पे फसल उगती है, ठीक है, अच्छे से हमें बेनिफिट होता है, वहाँ पे ही नील की खेती होती थी। और ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और जैसे मान लो कि यहाँ वहाँ छोटे छोटे जो खेत थे उनमें भी हाथ लग पाते थे, लेकिन नील की जो खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी और इस तरह ज़मीन थी। अब ज़्यादा फसल वाले जो थी, जब बड़े बड़े जो खेत थे वो तो पहले से ही क्या थे
लोगों ने खरीद रखे थे, इसलिए उसमें नील की खेती करने के लिए वहाँ पे लोगों को क्या मिलते थे, छोटे मोटे कोई खेत थे वही हाथ लग पाते थे उस टाइम पे खेती करने के लिए। ये बड़ा खेत तो पहले से लोग खरीद के रख लिए थे वो। और जो नील की खेती थी उसको करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह जो ज़मीन थी उन्हें कहाँ से मिल सकती थी भाई, क्योंकि ज़मीन तो पहले से ही लोगों ने ले रखी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो नील की फैक्ट्री थी उसके ही आसपास कहीं पर जो पट्टे पर ज़मीन लेना और जो ज़मीन खरीदते हैं उसके लिए क्या करने लगे थे वो लोग, प्रयास करने लगे थे कि हमें यहाँ पे ज़मीन लेनी चाहिए फैक्ट्री के आसपास। और वहाँ के जो किसान थे उनको हटवा दिया था वहाँ पे। और इससे क्या हो गया, जब वो किसानों को हटवाया तो इससे क्या हो गया, लोगों में कि तनाव पैदा हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे कि नॉर वाज लेबर ईजी टू मोबिलाइज एंड लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वेस्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट एंड लेबर वाज नीडेड precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. Niche cultivation on a large scale also required many plugs and bullocks। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि जो मजदूर लोग थे, तनाव तो पैदा हो गया था उन लोगों में, किसानों में, लेकिन जो मज़दूरों का तो इंतज़ाम जो था वो भी करना आसान नहीं था। वहाँ पे मज़दूर भी कहाँ से आते, और जो बड़े बड़े जो बागान थे, बड़े बड़े जो खेत थे, उनके लिए जो भाई खेती करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे लोग चाहिए मज़दूरी करने के लिए, और इसलिए मज़दूर वहाँ पे मिलते नहीं थे। और मज़दूरों की ज़रूरत थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि मज़दूर भी सब लोग क्या कर रहे थे, मज़दूर ही ढूंढ रहे थे कि हम भी क्या करें, यहाँ पे खेती करें तो हमें मज़दूरों की तो हेल्प चाहिएगी ना यहाँ पे। तो जब किसान जो था वो धान की खेती में व्यस्त रहते थे अपने अपने में, उस टाइम पे क्या होता था कि मज़दूरों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी। और इसी वजह से क्या होता है वहाँ पे कि नीज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग्स एंड बुल्लक्स। और फिर क्या होता था कि जो बड़े पैमाने पे, मतलब बड़े बड़े जो खेत थे उनमें निज खेती के लिए बहुत सारे जो बैल और जो हल होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती थी खेती करने के लिए। यहाँ पे बोला कि 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। This meant that a planter with 1000 bigas would need 2000 plugs. Investing on purchase and maintenance of plugs was a big problem. Nor could supplies be easily got from the peasants since their plugs and bullocks were busy on their rice fields. Again, exactly at the time that the indigo planters needed them. अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स एक स्पेलिंग जो है, यहाँ पे आपको एक स्पेलिंग दिखाई दे रही है कि जो 1 बीघा है, दिख रहा है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बीघा जो है वो होता क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे आपको देखो एक डायग्राम दे रखा है, उसमें आपको अच्छे से बता रखा है कि बीघा जो है वो एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि बीघा क्या होती है। तो बीघा जो है वो एक ज़मीन का माप होता है। ठीक है, और जो ब्रिटिश शासन था उससे पहले भी बीघे का आकार जो है वो अलग अलग होता था। ठीक है, ज़मीन का। और बंगाल में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इस ज़मीन का जो क्षेत्रफल निकाल के करीब 1/3 जो एकड़ ज़मीन रहती थी वो तय करके क्या कर दिया था, इन लोगों ने बीघा नाम रख दिया था। यानी 1/3 एकड़ ज़मीन होती थी उसको क्या बोला था, बीघा नाम दिया था। अब यहाँ पे बोला कि 1 बीघा जो नील की खेती थी उसके लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि जो अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स अगर किसी के पास क्या था 1000 बीघा ज़मीन है तो उसका डबल, मतलब कि 2000 हल जो हल थे, बैल जोतने वाले, हल जोतने वाले, तो हम खेती करते हैं अपन, खेत जोतने के लिए हल चाहिए होता है, तो 1000 का डबल हो गया, 2000 हल चाहिए। और हलों को खरीदना और उनका जो भाई देख रेख करना वो भी बड़ी समस्या ही थी एक तरीके से। और किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, क्योंकि किसान सब अपने अपने काम में लेते थे सब लोग, तो उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों का क्या करनी होती थी, ज़रूरत होती थी। और जिस समय नील का उत्पादन की ज़रूरत होती थी उसी समय किसान के हल बैल की भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। मतलब उस एक ही टाइम पे दोनों खेती होती थी, चावल की भी उसी टाइम पे होती थी और नील की भी उसी टाइम पे होती थी। अब जब लोग चावल की खेती कर रहे हैं तो उनको पहले से ही हल की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कैसे देंगे नील की खेती के लिए, नहीं दे पाएंगे ना। इसलिए उनको टेंशन हो रही थी कि हम जो है वो बैल और हल कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the rayati system. It means यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 19वीं सदी जो थी उसके अंत तक जो बागान मालिक थे
उनको निज खेती के जो क्षेत्रफल था उसको फैलाने में क्या कर रहे थे वो, हिचकिचा रहे थे, मतलब ठीक है, थोड़ा सा कि हमें फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए। और इसी व्यवस्था के तहत ही नील की पैदावार जो थी वो भी लगभग 25% से कम ज़मीन पर आती थी, और बाकी ज़मीन जो थी वो रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ reyats। ठीक है, अंडर दिस रेयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रेयट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सत्ता। At times, they pressurized the village headmen to sign the contract on behalf of the reyats. Those who signed the contract got the cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo. But the loan committed the reyat to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. This planter provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयस, इट मीन्स कि जो रेतों की ज़मीन थी उस पर नील की खेती कैसे कर रहे थे वो, नील की खेती। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं हमें। तो जो रेत जो व्यवस्था थी उसके तहत जो बागान मालिक थे वो रेतों के पास एक अनुबंध थी, मतलब कि जो सट्टा होता है ना, वो करते थे। अब ज़मीन पे अनुबंध का मतलब सट्टा लगाना, ठीक है, कि जिसकी ज़्यादा फसल होगी उस पर हम क्या करेंगे, वो जीतेगा। ऐसे लगाते हैं ना कि कोई हार जाए कोई जीत जाए। तो कई बार वे गांव के जो मुखिया थे उनको भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए वादे कर देते थे कि भाई जो मुखिया था वो, रेत लोग तो जो थे वो बोलते कि मुखिया जी हैं वो हमारे क्या करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे और हमारी तरफ से पक्ष में कुछ बोलेंगे वो, इसलिए उनको भी क्या कर देते थे वो वादे कर देते थे। और जो अनुबंध पे जो दस्तखत होते थे ना, जिनके सिग्नेचर होते थे उस टाइम पे, तो और जब उनसे साइन करवाते थे, सिग्नेचर करवाते थे, तो उस सिग्नेचर का मतलब क्या था कि जो लोग उस पर सिग्नेचर करते थे तो उसका मतलब था कि उस इंसान को, उस मानव को, उस मनुष्य को मालिक जो था, जो मुखिया था, उसकी तरफ से नगद कर्जा, जो कर्जा होता है वो भी मिल जाता था कम ब्याज पे। ठीक है, और कर्जा लेने वाले जो रेत जो थे वो अपनी कम से कम 50% ज़मीन जो है वो नील की खेती करनी होती थी उनको उस ज़मीन पे। और जब बागान मालिक जो था वो क्या करता, बीज और जो उपकरण होते थे उनको जैसे मशीन्स वगैरह यूज करनी होती थी फसल उगाने के लिए, तो वो भी उनको देते थे। और जबकि मिट्टी को तैयार करने के लिए और बीज बोने के लिए और फसल की देखभाल करने की जो जिम्मा था वो भी क्या इसका था, काश्तकारों का ही था। जब कटाई के बाद फसल जो बागान मालिक को सौंपते थे ना, कटाई करने के बाद फसल को, जितने जो फसल होती थी उनको उपजाऊ होती थी, उस फसल को जब वो मालिक को सौंपते थे तो रेत जो है वो नया कर्ज मिलता था उनको। रेतों को क्या मिलता था, एक नया कर्ज मिलता था उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा है ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना, इसमें आपको ये वाला डायग्राम भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, आपको दोनों का मैं अभी बता रही हूँ, ध्यान से देखना। कि जो आपका फिगर 8 है उसमें क्या बोला गया है कि वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th century बंगाल फ्रॉम कॉलेस्वर्थी ग्रैंड रूरल लाइफ इन बंगाल 1860 इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वाज कट मोस्टली बाई मेन। इसका मतलब है कि जब 19वीं सदी थी, ठीक है, 19वीं सदी बताया गया इसमें, तो 19वीं सदी थी, उसकी शुरुआत में जो बंगाल के जो मजदूर थे वो लोग नील की खेती करते थे ना, तो उसी का ही डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। देखो ये खेती कर रहे हैं नील की यहाँ पे। ठीक है, तो 19वीं सदी की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं ये लोग दिख रहे हैं आपको, ये क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं यहाँ पे नील की। और जो भारत में जो नील थे वो नील के पौधे की कटाई जो थी वो लगभग पुरुष ही करते थे। ठीक है, भारत में जो नील खेती करते थे अपन इंडिया में होती थी, तो उसमें आपको दिख रहा है, देखो ये जेंट्स ही हैं सारे के सारे, क्या है, मेंस है, इसलिए सारे क्या कर रहे हैं, ओनली मैन ही यहाँ पे इसकी कटाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पे देखो फिगर 9 भी दे रखा है। अब 9 फिगर में क्या बोला गया आपको कि द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। अब देखो यहाँ पे फसल हो गई, ठीक है, फसल की कटाई कर ली, यहाँ पे ये कटाई कर ली इन लोगों ने। अब यहाँ पे इनकी जितनी फसल हुई है उसका क्या कर रहे हैं ये लोग, फैक्ट्री में पहुँचा रहे हैं इसको। तो जो खेतों से जो माल हो गया था उसको फैक्ट्री में ले जा रहे हैं ये लोग, नील के पौधों के जो गट्ठर हैं, नील के जो पौधे हैं उनके एक गट्ठर बना लिया है यहाँ पे देखो डाले हुए हैं, और उनको क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें मेरे चैनल को, ताकि आपको अगली वाले जो वीडियो हैं जो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।